हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निधि। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट सेकंड ऑफ क्लास 12th फाइन आर्ट्स एंड दैट इज़ द मुगल एंड दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो हमने अब हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, जिसमें कि हमने राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इस वाले यूनिट में मुगल और दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स को देखने वाले हैं, जिसमें से आज वाले वीडियो में हम हमारा मुगल स्कूल को कवर करेंगे, जिसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स कवर करेंगे। तो चलो करते हैं हमारी यूनिट स्टार्ट। सबसे पहली बात, तो अगर आपको इस चैप्टर के या फिर किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी की क्लास 12th के जैसे हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो ये बाकी के सब्जेक्ट भी, हिंदी तो मैंने पूरी ही कंप्लीट करवा रखी है, जिसमें कि बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशंस के साथ मैंने हर एक चैप्टर को कंप्लीट करवा रखा है। उस वीडियो का जो भी वो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और तो चलो अब करते हैं हम हमारा यूनिट स्टार्ट। तो भाई सबसे पहली बात, तो जो मुगल स्कूल ऑफ आर्ट है उसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड है 15th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी AD। तो हमने हमारी फर्स्ट यूनिट में देखा था कि जो राजस्थानी स्कूल और जो पहाड़ी स्कूल थे वहाँ पर भी हमने मुगल्स का इन्फ्लुएंस देखा था। तो चलो अब ये देखते हैं कि भाई मुगल स्कूल ऑफ आर्ट का इन्फ्लुएंस किस तरीके से रहा और कैसे ये हमारे डेवलपमेंट हुआ था इसका। तो सबसे पहली बात, तो जो हमारा मुगल स्कूल ऑफ आर्ट है वो हमारा इंडियन ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, जिसमें कि राजस्थानी स्कूल इंक्लूड किया गया है, और हमारा पर्शियन आर्ट का मिक्सचर है। तो इसका मतलब है कि भाई इंडियन एस्थेटिक और पर्शियन डेकोरेटिव स्टाइल से ही इन्फ्लुएंस्ड है हमारा मुगल स्कूल ऑफ आर्ट। इसका डेवलपमेंट ज़्यादातर हमारे जो मुगल एम्परर्स रहे थे उन्हीं के अंडर हुआ था। तो इसका ओरिजिन माना जाता है जो कि इंडिया में हुआ था कि भाई जब बाबर आए थे इन्हीं ने ही फाउंड किया था हमारे मुगल आर्ट को, क्योंकि सबसे पहले जो इंडिया पर जो रूलर थे मुगल टाइम पीरियड के, वो सबसे पहले रूलर हमारे बाबर ही थे। तो इन्हीं को फाउंडर माना गया है। बेहज़ादा जो कि एक पर्शियन आर्टिस्ट है, इनको बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट माना जाता है ईस्ट का। तो बेहज़ादा ने सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के कोर्ट में काम किया था और बाद में इन्होंने शाह इस्मोज़िज़ के भी कोर्ट में काम किया था। मुगल आर्ट हुमायूं के टाइम पीरियड में पर्शिया तक भी बहुत ज़्यादा फैली, जहाँ पर ये बेहज़ादा और ख्वाजा अब्दुस्सामद जैसे पर्शियन आर्टिस्ट से भी मिले थे। हुमायूं उनको बाद में इंडिया ले आए, जिन्होंने मुगल स्कूल ऑफ आर्ट की फाउंडेशन की थी। अब देखते हैं कि अकबर के अंडर डेवलपमेंट कैसे हुआ था मुगल आर्ट का। तो अकबर ने 13 साल की उम्र में गद्दी को थामा था और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जैसे कि पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर्स में। इनके टाइम पीरियड पर जो मुगल आर्ट थी वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची थी। इन्होंने बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट को भी सपोर्ट किया था। इनकी जो टाइम पीरियड पर जो फेमस मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो थी जैसे भाई जो त्वारिक ए खानदान ए तैमूरिया, द रजमानामा, जो कि एक महाभारत का ही मतलब इन्होंने ट्रांसलेशन माना जाता है एक, जैसे द रामायण, इनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। द बकत जो कि बाबरी की ही एक मैन्युस्क्रिप्ट है, एक इलस्ट्रेशन है, जैसे अकबरनामा, ये भी इन्हीं का ही वर्क है। तो इनके टाइम पीरियड पर ऐसी बहुत सारी इलस्ट्रेशंस, बहुत सारी ऐसी रचनाएं सामने आई, जैसे और भी दिखते हैं, जैसे द अमर ए सुनहेली, द अय्यर जो कि दानिश के द्वारा लिखित थी, और जैसे द नाल, द चंगेज नामा, द जफरनामा, द अकबरी, हज़्मनामा, तिमूरनामा, बाबरनामा। तो मुगल टाइम पीरियड पर ऐसी बहुत सारी बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स, बहुत सारी ऐसे हमें एविडेंसेस मिले हैं जिनसे हम मुगल टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं, उनकी आर्ट के बारे में जान सकते हैं। अबुल फजल के
अकॉर्डिंग अराउंड 1400 पेंटिंग्स बनाई गई थी इनके टाइम पीरियड पर। और अकबर थे, उन्होंने एक न्यू रिलीजन भी फॉर्म किया था, एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया था, एक नया धर्म स्टार्ट किया था जो कि था दीन ए इलाही, जिसका मेन एम ये था कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, सुलह करना। इनके कोर्ट में बहुत सारे पेंटर्स थे जैसे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, बेहज़द, भाग, मिस्किन, बासावन, मनोहर, दौलत, मंसूर, केसू, लाल, शंकर गोवर्धन, ऐसे बहुत सारे थे जैसे दासवनाथ, मुकुंद, जगन्नाथ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जहांगीर के टाइम पीरियड पर कैसे उन्होंने पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया था। तो सबसे पहली बात तो जो जहांगीर थे वो अकबर के ही सन थे, इन्हीं के बेटे थे। इनको भी आर्ट और नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इनके टाइम पीरियड पर जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो एक हाई पीक तक पहुंची, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची। इन्होंने बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स की पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इनके टाइम पीरियड पर जो मेन पेंटर्स थे वो थे उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, बिशन दास, बिचित्रा, बालचंद, मुखलिस, दौलत, रिजा, भीम और इनायत। ये कुछ मेन पेंटर्स थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शाहजहां के टाइम पीरियड पर कैसा क्या माहौल था। इन्होंने आर्किटेक्चर पर ज़्यादा फोकस दिया था, जैसे भाई ताजमहल, रेड फोर्ट, और इन्होंने पेंटिंग्स को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया था। इनके टाइम पीरियड पर पेंटिंग मतलब ये मान लो कि डिक्लाइन ही हो गई थी, मतलब ना के बराबर ही थी। इसके बाद हम देखते हैं औरंगज़ेब। इन्होंने पेंटिंग्स, कुछ भी आर्किटेक्चर, इसको कोई सपोर्ट नहीं किया। और जो आर्टिस्ट थे इनके टाइम पीरियड पर तो वो हिल्स की तरफ, पर्वतों की तरफ ही भाग रहे थे। और इनके टाइम पीरियड पर पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ज़्यादा बढ़ोतरी, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। हमने पढ़ा था ना पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट के टाइम पीरियड पर कि भाई इसी वजह से पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि मुग़ल टाइम पीरियड पर, स्पेशली औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पर आर्टिस्ट की, पेंटर्स की इतनी ज़्यादा कदर नहीं थी, इसीलिए वो पर्वतों की तरफ, पहाड़ियों की तरफ भाग रहे थे। और इसी वजह से पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था। इसके बाद है हमारे बहादुर शाह जफ़र, जो कि लास्ट रूलर थे हमारे मुगल एम्पायर के। इनके टाइम पीरियड पर कुछ मतलब देखने को मिला हमें रिवाइवल, कुछ फिर से हमारी पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर का फिर से थोड़ा बहुत बढ़ावा हुआ, लेकिन टाइम जा चुका था तो हमें इतना ज़्यादा फिर फ़ायदा नहीं हुआ। तो चलो अब एक ये टाइमलाइन देख लेते हैं कि मुग़ल पेंटिंग्स की क्या टाइमलाइन थी, जिससे आपको एक शॉर्ट मैप सा पता लग जाए। सबसे पहले थे हमारे बाबर, उसके बाद थे हुमायूं, उसके बाद थे अकबर, जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग का बोला जाता है, जो कि हमारे 1556 टू 1605 का पीरियड था। इसके बाद है जहांगीर, जिनका टाइम पीरियड था 1605 टू 1627, जिसे मुग़ल आर्ट का पीक ऑफ मुग़ल आर्ट बोला जाता है। इसके बाद है शाहजहां, इनके टाइम पीरियड था कि भाई 1628 टू 1658, जिसके बाद डिक्लाइन शुरू हुआ। इन्हीं के टाइम पीरियड पर पेंटिंग्स का डिक्लाइन शुरू हुआ था, क्योंकि इन्होंने आर्किटेक्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसके बाद है औरंगज़ेब, जिनके टाइम पीरियड पर तो भाई हमने देखा है कि पेंटिंग्स मतलब यही मान लो कि ना के बराबर ही हो गई थी। इनका टाइम पीरियड था 1658 टू 1712। इसके बाद है बहादुर शाह जफ़र, और इनके टाइम पीरियड पर थोड़ा बहुत हमें फिर से रिवाइवल देखने को मिला पेंटिंग्स का। तो ये एक छोटा सा मैप टाइप हो गया हमारा। तो आपको ये मेन चीज़ ये याद रखनी है कि किसके टाइम पीरियड पर क्या हुआ। आप ये अगर टाइम ना भी याद रखोगे, ईयर्स ना भी याद रखोगे, तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारी मुग़ल पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात तो प्रोफाइल फेसेस, मतलब क्या है कि भाई वो उनकी जो प्रोफाइल थी वो मतलब साफ देखने को मिल रही थी। इन्होंने इंस्पायर तो ये ईरानियन स्टाइल से हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये
इंडियन स्टाइल में ही आ जाते हैं। सबसे मेन बात, जो ये इनके जो डेकोरेशन के लिए जो ये बॉर्डर बनाते थे, स्पेशल बॉर्डर बनाते थे, वो काफ़ी अच्छे लगते थे। जैसे ये स्ट्रॉन्ग ईरानियन इन्फ्लुएंस के प्रभावित होकर, ईरानियन स्टाइल से प्रभावित होकर बॉर्डर्स बनाते थे। उसके बाद इनके जो बॉर्डर्स थे वो हैवी होते थे और डेकोरेटिव होते थे। और मेन बात कि भाई इनके जो बॉर्डर्स होते थे वो ऑर्नामेंटेड होते थे, मतलब सजाए जाते थे। और रॉयल स्प्लेंडर, मतलब जो रॉयल्टी थी, जो शाही घराने के आदमी होते थे, उनसे भी इंस्पायर्ड होकर इनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। जो रॉयल पर्सनैलिटीज़ होती थी उनको भी इनमें दिखाया जाता था। इसके बाद है हिस्टोरिकल सीन्स भी दिखाए जाते थे इसमें, जैसे कि भाई मुग़ल हिस्ट्री में जो भी हिस्ट्री के सीन्स रहे हैं वो भी दिखाए गए हैं। फाइन लाइन ड्राइंग्स, मतलब एकदम छोटी छोटी सी भी लाइन के थ्रू डिटेलिंग्स की गई हैं। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, बहुत सारी एम्परर्स की पेंटिंग्स जो कि एकदम रियलिस्टिक और डिटेल्ड लग रही हैं। और जो इनके गारमेंट्स होते थे वो भी काफ़ी सुंदर तरीके से ऑर्नामेंटेड होते थे, काफ़ी सुंदर तरीके से गहनों के साथ। और जो भी इनके कॉस्ट्यूम्स होती थी कैसे मतलब डेकोरेटिव लग रही है, कितनी अच्छी लग रही हैं। इसके बाद इनकी रिलीजियस थीम्स, जैसे रामायण महाभारत पर, नल दमयंती पर इनके बेस्ड पर भी काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है। इसके बाद जो ये आइडियाज़ एक्सप्रेस करते थे, जैसे कि भाई वो या तो उदास है या वो खुश है, जो भी उनके फेस पर एक्सप्रेशंस होते थे वो सब हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद जो इनके ऑर्नामेंटल डिज़ाइन है कि वो कैसे गहने, कैसे ऑर्नामेंट्स बनाए गए हैं, क्या वो फ्लोरल है या वो ज्योमेट्रिकल है या फिर वो क्रीपर बेस्ड है, कैसे है, मतलब रिदमिक या स्मूथ, मतलब काफ़ी अच्छे से देखने को मिला है हमें। इसके बाद वो नेचर को भी डिपिक्ट करते हैं, जैसे ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लांट्स, ये भी काफ़ी डिटेल्ड तरीके से और एकदम एक्यूरेसी के साथ बनाए गए हैं। इसके बाद है हमारे एनिमल्स और बर्ड्स, इनको क्यों भूले हम, जब ये बर्ड्स और एनिमल्स, एलिफेंट्स, लायंस, कैमल्स, इनको जब बनाते थे, जो इनकी लाइन ड्राइंग्स की गई है वो भी काफ़ी अच्छी लगती थी इनकी, एकदम नेचुरल कलर यूज़ करते थे। और जो गोल्डन और सिल्वर कलर का जो मिक्सचर हमें देखने को मिलता था ज्वेलरी में, बॉर्डर्स में, वो भी काफ़ी अच्छा लगता था। जो कैलीग्राफी के लिए, जो मुग़ल आर्ट है वो मेनली कैलीग्राफी के लिए ही फेमस है। जो इसमें अरेबिक स्क्रिप्ट और जो आर्टिस्ट के सिग्नेचर हमें देखने को मिलते हैं, जो भी आर्ट वर्क होता था उसके नीचे जो ये सिग्नेचर देखने को मिलते थे हमें, वो और भी उस पेंटिंग को एनहेंस करते थे। इसके बाद जो क्राउडी सीन्स होते थे उनमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से फिगर्स बनाए जाते थे। जैसे भाई हमारा जो कृष्ण लिफ्टिंग गोवर्धन पर्वत, जब वो वाला सीन था तो उनके सराउंडिंग जो क्राउड बनाई गई है वो भी हमें एक एक जो पर्सन है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिला है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ मुग़ल आर्ट। सबसे पहले है सेकुलर एक्लेटिक कोर्ट आर्ट, दूसरे पर है कैलीग्राफी विद आर्टिस्ट नेम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और फाइन पोर्ट्रेचर, माइन्यूट डिटेलिंग्स, मतलब छोटे छोटे से डिटेलिंग्स भी, नेचर स्टडीज़, फ्लोरा और फोना, फ्लोरा का मतलब है हमारे ट्रीज, प्लांट्स, और फोना का मतलब है एनिमल्स, तो ये भी काफ़ी अच्छे से दिखाए जाते थे। और जैसे भाई प्रोफाइल्ड फेसेस, एक चश्मा स्टाइल यूज़ करते थे वो, और नेचुरल कलर जैसे कि गोल्डन और सिल्वर का यूज़ करते थे, और अरेबिक स्क्रिप्ट जो कि बॉर्डर डेकोरेशन में यूज़ की जाती थी, और डेलिकेट आर्किटेक्चरल फिगर वर्क, कोर्ट हंटिंग, बैटल, म्यूज़िक एंड वेडिंग सीन्स दिखाए जाते थे। फॉरेन और रिलीजियस दोनों एपिक स्टोरीज का मिक्सचर देखने को मिलता है हमें, और यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी, जैसे जो वो लैंडस्केप डिपिक्शन बनाते थे, लैंडस्केप की जो वो पेंटिंग बनाते थे उनमें उनका यूरोपियन का जो प्रभाव होता था वो भी देखने को मिलता था। और वो पर्दा स्ट्रिपलिंग होती है जैसे, और डेलिकेट शेडिंग भी करते थे वो, यूज़ ऑफ पर्दाज जो कि हमारी एक स्ट्रिपलिंग होती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी मुग़ल आर्ट की कुछ पेंटिंग्स, जिसमें से सबसे पहले है कृष्णा लिफ्टिंग
माउंट गोवर्धन। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है मिस्किन, जो कि अकबर स्कूल से ली गई है और इसका टाइम पीरियड है 1585 टू 90 AD। इसका मीडियम है टेम्परा स्टाइल, जो कि एक तरह का वाटर कलर ऑन पेपर वाला स्टाइल होता है और इसे आज के टाइम पीरियड पर द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। इस पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर है कि हम इसके नाम से ही पहचान सकते हैं कि ये उस वाले सीन पर बेस्ड है जब इंद्र जी ने ज़्यादा रेन कर दी थी, ज़्यादा बारिश कर दी थी और जो हमारे गोकुलवासी है उनको बचाने के लिए कृष्ण भगवान अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा देते हैं और उसके नीचे हमारे जितने भी गोकुलवासी हैं, जितने भी गांव वाले हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए, वो रक्षा के लिए उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। तो ये उसी सीन पे बेस्ड है। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है और इस पेंटिंग में हमारे कृष्ण जी को पहाड़ को, माउंटेन को उठाए हुए दिखाया गया है। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड की जो सबसे छोटी वाली उंगली है उस पर उठा रखा है। इसमें जो माउंटेन है वो मल्टी कलर्ड, काफ़ी सारे कलरफुल हमें दिखाया गया है। जैसे इस पर हमारे जो एनिमल्स हैं जैसे कि डियर, मंकी, ट्रीज़ और श्रब्स, ग्रासेस, ये सब दिखाए गए हैं माउंटेन पर। इस पेंटिंग में पर्शियन स्टाइल का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला है और इसमें जो ब्रिजवासी है वो अपने कैटल्स के साथ, वो अपने जानवरों के साथ इस माउंटेन के नीचे खड़े हैं और इसमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाया है। इस पेंटिंग में जो कृष्ण जी है उनका विराट रूप देखने को हमें मिला है, जिन्होंने पीतांबर पहना है, मतलब उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके गले में एक वाइट फ्लावर्स का गार्लैंड, एक उनके सफ़ेद फूलों की एक माला भी देखने को मिली है और वो एकदम रिलैक्स्ड पोस्चर में खड़े हैं। जो फिगर्स है वो एक चश्मा स्टाइल में बनाए गए हैं और जो कृष्ण जी है उनके राइट साइड में एक ब्राइट ग्रीन कलर का पेड़ भी देखने को मिला है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, जिसके आर्टिस्ट है उस्ताद मंसूर और इस पेंटिंग का टाइम पीरियड है 1680 टू 1620 AD और इसका जो मीडियम है वो टेम्परा स्टाइल वाटर कलर ऑन पेपर और जिसे आज के टाइम पर महाराजा सवाई मान सिंह के म्यूज़ियम में रखा गया है, जो कि एक सिटी पैलेस जयपुर में है और इसका सब्जेक्ट मैटर है ये जहांगीर का जो बर्ड्स और एनिमल्स के प्रति जो प्रेम है उस भावना को दिखा रहा है। जो जहांगीर थे वो पक्षियों के एक, जो फाल्कन का मीनिंग होता है वो एक तरह का पक्षी होता है और जो जहांगीर थे वो फाल्कनर थे, मतलब वो फाल्कन के प्रेमी थे। उनको बर्ड से बहुत ज़्यादा प्रेम था और उनको शौक था कि ऐसे बहुत सारी फाल्कन्स को अपने गैलरी में, अपने आसपास इकट्ठा करना। वो अलग अलग जगह से लेकर आते थे इनको। ये पेंटिंग जो है एक पर्शिया के फाल्कन पर बेस्ड है, जो कि जो जहांगीर थे वो लेकर आए थे और इसकी डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक जो बिल्ली है उसने उस पर अटैक कर दिया था और यही सीन उनकी जहांगीरनामा में डिस्क्राइब किया गया है, जिसके बेसिस पर ये पेंटिंग बनाई गई है। तो चलो अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये पेंटिंग हमने देख लिया है उस्ताद मंसूर द्वारा बनाई गई थी जहांगीर के टाइम पीरियड पर। इस पेंटिंग में एक फाल्कन को दिखाया गया है। इस पक्षी की जो चोंच है वो एकदम तीखी है और आंखें एकदम शार्प, एकदम विजिलेंट, एकदम खुली हुई हैं और जो इस पेंटिंग का जो येलो बैकग्राउंड के ऊपर जो वाइट ब्राउन कलर की डिटेलिंग बनाई गई है वो काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट दे रही है। इसमें लाइट ब्राउन और डीप येलो कलर जो यूज़ किया गया है हाईलाइट करने के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पेंटिंग पर जहांगीर पाठशाला लिखा हुआ है एकदम टॉप पर और इसके बाद बाहरी लिखा गया है एकदम फाल्कन के पास, जिसका मतलब है फाल्कन, और उसके बाद है उत्तम लिखा गया है एकदम बॉटम में, जिसका मतलब है एक्सीलेंट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है कबीर एंड रायदास,
जो कि उस्ताद फ़खरुल्लाह खान के द्वारा बनाई गई थी और इसका टाइम पीरियड था 1640 AD और इसका मीडियम था टेम्परा ऑन पेपर और ये भी हमारी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेगी हमें। और इसका सब्जेक्ट मैटर है कि ये दारा शिकोह के टाइम पीरियड की है, जो कि हमारे शाहजहाँ के पुत्र थे, उन्हीं के सन थे। इसमें दो प्रोमिनेंट सेंट जो कि कबीर और रायदास, इनको दिखाया गया है। ये पेंटिंग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है जिसमें संत कबीर को दिखाया गया है कपड़े बुनते हुए। ये अपने लूम में बैठे हैं। लूम का मतलब होता है एक ऐसा रूम जहाँ पर कपड़े बुनते हैं और इन्हीं के साइड में संत रायदास भी बैठे हैं। ये दोनों मेडिटेटिव मोड में बैठे हैं, एकदम शांत मन से बैठे हैं। इन दोनों का जो रिलीजियस थॉट है वो एकदम मैच होता हुआ दिख रहा है और इनकी सिंपल और पीसफुल पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। इस पेंटिंग में गांव का एक साधारण जीवन दिखाया गया है और इस थॉट को दिखाया गया है कि वर्क इज़ वर्कशिप, काम ही पूजा है। और इस पेंटिंग में एक अलग अलग तरह की हर्ट्स झोपड़ियाँ देखने को मिली है। इस पेंटिंग में ब्राउन और लाइट ब्लू कलर यूज़ किए गए हैं और बॉर्डर्स लाइट ब्राउन कलर्स के यूज़ किए गए हैं, जो कि शेडिंग करके और अच्छा लुक दिया गया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, जिसके आर्टिस्ट हैं हाजी मदनी और इस पेंटिंग का पीरियड है 1750 AD और इसे टेम्परा ऑन पेपर वाले स्टाइल में ही बनाया गया है और इसका साइज़ है 43 × 32 सेंटीमीटर। इस पेंटिंग को द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में ही रखा गया है। और इस पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो ये पेंटिंग जो हमारे दारा शिकोह थे उनकी जो शादी की जो भी रिवाज थी, कैसे उनकी शादी हो रही थी, उसी वाली चीज़ पर बेस्ड है। और इस पेंटिंग में हमारे जो आर्टिस्ट है उन्होंने एक हिस्टोरिकल इवेंट को दर्शाया है। इस पेंटिंग के हिसाब से बताया जाता है कि दारा शिकोह की शादी में करीबन 30 लाख का खर्चा हुआ था, जिसमें से आधा जो खर्चा था वो उनकी बहन जहानारा बेगम ने पे किया था। दारा शिकोह ने 1633 AD में नदीरा बेगम के साथ शादी की थी। तो चलो अब इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इस पेंटिंग में बताया गया है कि किस तरीके से दारा शिकोह एकदम अलर्ट तरीके से एक डेकोरेटेड हॉर्स पर आगे आगे चल रहे थे और उनके पिताजी उनके पीछे दूसरे घोड़े पर चल रहे थे। उनके साथ साथ 3 अटेंडेंट्स जो उनके साथ साथ चल रहे थे, एक तो थे जिनके हाथ में कैंडल थी और दूसरे जो कि हॉर्स पर थे और तीसरे जो कि छावनी के साथ चल रहे थे। एकदम जो भी रॉयल पीपल थे, जो शाही घराने के आदमी थे, वो तो हमारे घोड़े पर चल रहे थे और जो नॉर्मल पीपल थे वो हमारे पैदल चल रहे थे। ये सब जो दुल्हन थी उनके घर तक जा रहे थे, मतलब ये एक बारात का सीन है। और इसमें एक जॉयफुल, एक हंसमुख जो गैदरिंग है वो दिखाई गई है। इनके जो फेसेस हैं वो एक चश्मा स्टाइल में बनाए गए हैं और जो फायरवर्क्स, मतलब जैसे जो भाई सर्दी का टाइम होगा इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आग जला रखी है ताकि उनको रास्ता भी दिख सके और थोड़ी सी उनको ठंड से बचाव भी हो सके। यहाँ पर इनके जो पेंटिंग है उसके जो डेकोरेटिव बॉर्डर्स है उनमें भी गोल्डन कलर यूज़ किया गया है कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ में। जो कलर है वो है जैसे वाइट, रेड, ग्रीन, मरून, टर्कोइज, ब्लू, ग्रेइश ब्लैक। तो इस तरीके के कुछ कलर्स यूज़ किए गए हैं। और इस पेंटिंग में जॉय, ग्रैंडियर, फेस्टिविटी, जो कि रॉयल वेडिंग, किस तरीके से एक शाही घराने की शादी होती है, वो सब भावनाएं दिखाई गई हैं। इस पेंटिंग को एकदम अच्छे से बनाया गया है। बिल्कुल जो भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो भी डिटेलिंग्स होती हैं या फिर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स में किस तरीके से भाई वो शादियाँ होती थी, मतलब वो सब सीन अच्छे से दिखाई गई हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में
दक्कन स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में देखेंगे। तो टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इसी तरीके से धीरे धीरे हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको फाइन आर्ट्स की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। और नोट्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था, टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में।